Hello everyone. I hope you are fit and fine doing well in your studies. I welcome you all English Literature School in the series of English Literature and its History MCQ series. Okay, जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप उसके कितने क्लोज है, तो इस सब चीज को जानने के लिए सेशन में लास्ट तक बने रहे और देखिए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और क्या चीज कौन सा एरिया ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री का जो आपसे बच रहा है, जहां पर आपकी वीकनेस है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ओवरऑल वेलकम यू एवरीवन इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 41 है। लाइन दी गई है, पोएटिक लाइन है, गैदर योर रोजबर्ड्स व्हाइल ये मे। जब एक अच्छा समय हो, जब मे हो, हैप्पी टाइम हो, तो अपने रोजबर्ड्स को गैदर कर लेना चाहिए। ओल्ड टाइम इज स्टिल फाइन एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग। तो आज ये फ्लावर मुस्कुरा रहा है, कल शायद ये ना मुस्कुराए। तो ये लाइन दी गई है, व्हाट थीम डज द क्वार्ट्रेन प्रेजेंट। ये जो क्वार्ट्रेन है, चार लाइन का स्टेंजा, ये क्या थीम प्रेजेंट कर सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लाइन। तो पूछा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस क्वार्ट्रेन प्रेजेंट्स लव इज एटर्नल। कि जो प्यार है वो एटर्नल है, कभी नहीं मरता है। सीज द डे, इस प्रेजेंट मोमेंट को जी लीजिए। टाइम इज फ्लिटिंग, इस समय बह रहा है। एंड फ्यूचर इज फुल ऑफ होप, भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ है। तो व्हाट थीम हैज बीन प्रेजेंटेड, एक क्रिटिकल थिंकिंग लगाइए और देखिए, लाइन को दोबारा पढ़िए, अगर आपके एग्जाम में आई तो कैसे सोल्व करेंगे। गैदर ये रोज बर्ड्स व्हाइल यू डे। ओल्ड टाइम इज स्टिल, पुराना जो समय है वो स्टिल अ फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे टुमारो विल बी डाइंग, शायद ये कल ना रहे। ये रॉबर्ट हैरिक की एक लिरिकल पोयम है जो प्रेजेंट करती है सीज द डे मूवमेंट को। एक मोटिव है सीज द डे, और एक रिकरेंट पैटर्न है जो एक अपील करता है कि प्रेजेंट मोमेंट को जी लीजिए, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, सो लेट मेक द मोस्ट ऑफ दिस मोमेंट। और इसी मोटिव को बोला गया है सीज द डे। और सीज द डे का एक ये बेस्ट एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, गैदर योर रोज बर्ड्स व्हाइल यू मे, बाय रॉबर्ट हैरिक। विलियम शेक्सपियर का प्ले है ट्वेल्थ नाइट, वहां पर मोलोलियो भी एक ऐसा लिरिक प्रेजेंट करता है जो और इसी मोटिव को प्रेजेंट करता है, सीज द डे। और अक्सर इस टर्म का मीनिंग पूछा जाता है, सीज द डे का क्या मीनिंग होता है, मीन्स टू मेक द मोस्ट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। और इसका ग्रेट एग्जांपल ये आपके सामने क्वार्टरेन है, ये पूरी लिरिकल पोएम है, यू मस्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 42 एक और है, द मेमोरी ऑफ माय बिलोव द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस। टाइटल है, ठीक है। कोड का मतलब होता है एक प्रेज सॉन्ग। तो पूछा गया है कि ऐसा प्रेज सॉन्ग का टाइटल है टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस, वो हमारे लिए क्या छोड़ कर गए हैं। इसके द्वारा लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, सैमुअल जॉनसन। कैन यू आंसर इट क्विकली। सैमुअल जॉनसन ने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर। जॉन मिल्टन ने लिखा है ओन शेक्सपियर 1830 में, 1830 में appear हुआ था सेकंड वॉल्यूम में। बेन जॉनसन ने, यस, बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर। he has presented this ode the memory of my beloved the author Mr. William Shakespeare। और जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसके कवर पेज पर इसकी 10 लाइन यूज की गई है, ठीक है। इस ओड की 10 लाइन यूज की गई है बेन जॉनसन के लिखे की। कहाँ पर 1623 में जो फर्स्ट फोलियो अपेयर हुआ था, फर्स्ट फोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेज बाय विलियम शेक्सपियर, और उसमें 36 प्लेज कवर थे, एक प्ले उसमें एक्सक्लूड था। तो उसी के कवर पेज पर जो एक प्रेज सॉन्ग लिया गया है, उसकी 10 लाइन यहाँ पर यूज की गई है बेन जॉनसन द्वारा इसी वर्क से। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सिटी कॉमेडी। यस, इस जोनर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, रोमांटिक कॉमेडी, ड्रामेटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो
एक होती है सिटी कॉमेडी के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सिटी कॉमेडी वो होती है जो सिटी में प्रेजेंट कर दी है या सिटी के लोगों को प्रेजेंट करती है? तो आइए देखते हैं। द सब जोनर ऑफ कॉमेडी वाज डेवलप्ड इन जैकोबियन एज। कॉमेडी का ही एक सब जोनर है जो जैकोबियन एज में डेवलप किया गया। जैकोबियन एज किसको बोला जाता है? 1603 से 1625 तक के पीरियड को, जहां पर जेम्स फर्स्ट का रूल था। इसको जैकोबियन एज के नाम से जाता है। जैकोब लैटिन में जेम्स के लिए यूज किया गया है। इट इज मोर रियलिस्टिक देन एलिजाबेथन मैजिकल। जो एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 के पीरियड को एलिजाबेथन एज बोला गया है। और इसमें जो कॉमेडी लिखी गई है वो मैजिक एंड वंडर से भरपूर थी। और ये उसका क्या है? एक रियलिस्टिक पार्ट है। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक है एलिजाबेथन कॉमेडी के कंपैरिजन। क्या सिटी कॉमेडीज जो डेवलप हुई है जैकोबियन एज में, आप भी बताना कि सारे पॉइंट सही है या कहाँ गलत है। इट हैड अर्बन सब मैटर, सब्जेक्ट मैटर। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिटी होता है, सटैरिकल होता है एंड एक्सप्लोर मिडिल क्लास लाइफ एंड मैनर्स को। ये एक्सप्लोर करता है कि मिडिल क्लास की क्या लाइफ है और क्या उसके मैनर्स है। विलियम कॉन्ग्रेव वाज द प्रिंसिपल प्ले राइटर ऑफ दिस जोनर। अगर आप देखेंगे विलियम कॉन्ग्रेव रेस्टोरेशन से बिलोंग करते थे और ये कॉमेडी डेवलप हुई है जैकोबियन एज में, तो यहाँ पर आ जाएगा बेन जॉनसन। में केवल एस ओ एन लगेगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेन जॉनसन होता तो सभी पॉइंट करेक्ट थे। और अब आपको एक कैरेक्टरिस्टिक मिल गई है, 4 पॉइंट मिल गए हैं सिटी कॉमेडी से संबंधित। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए तो विल मेक मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मिसमैच पेयर। इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे अपने आने वाला एग्जाम, आप टीजीटी हो, डीएसएसबी का एग्जाम आने वाला है, पीजीटी है, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, ये यूपी टीजीटी पीजीटी है, तो हिस्ट्री पर बेस तो कुछ भी आ सकता है, लिटरेरी वर्क पर बेस तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेटली चेक योर लेवल प्रिपरेशन। मिसमैच पेयर क्या है? जेम्स फर्स्ट बिकेम द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड वर क्लोज बाय पार्लियामेंट ऑर्डर, चार्ल्स फर्स्ट बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा है तो क्या सही है? नेक्स्ट वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा है तो इसका आंसर देने के लिए तो आपको सारे फैक्ट्स मालूम होना चाहिए। जेम्स फर्स्ट बिकम द क्राउन ऑफ इंग्लैंड 1603। चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था 1649 में। थिएटर वर क्लोज पार्लियामेंट के ऑर्डर से 1642 के होते। चार्ल्स फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड के राजा बने थे 1625। क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या हो? सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर लास्ट में आएगा सेकंड। क्या ये ऑर्डर है? फर्स्ट, फोर्थ, third, and B would be the correct answer. I can see that yes, you are correct. Your choice. You must have a deep understanding about the literary works as well as historical events from the history of English literature. Moving to question number 45. Choose the mismatch publication of the major work. कौन सा इसमें से मिसमैच है कि पब्लिकेशन ईयर में नहीं हुआ है? क्वेश्चन आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहा है कि क्या आपको मेजर हिस्ट्री वर्क्स के पब्लिकेशन ईयर मालूम है? ठीक है, थॉमस मोर यूटोपिया 18 में तो इसी समय अपियर हुआ था। मेलोरीज मोर्टेडी ऑथर 1485 के। होब्स लेवियाथन ये तो बिल्कुल सही है। एंड गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस, यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर डाउट है। व्हाट डू यू से? मेलोरीज मोर्टेडी ऑथर पब्लिश की बात की, लिखा पहले गया था, पब्लिश तो ये उसके साथ ही होता। विलियम कक्सटन ने शायद इसको पब्लिश किया था 1470 के आसपास ये लिखा गया था, लेकिन पब्लिकेशन पूछ रहा है तो ये भी सही है। तो गॉडविन का पॉलिटिकल जस्टिस एक इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है। विलियम गॉडविन। लिरिकल बैलेट तो नहीं, ये 1793 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि करेक्ट आंसर क्या है, बट ये फिलहाल मिसमैच्ड है। 1798 तो बिल्कुल भी नहीं होगा विलियम गॉडविन का
पॉलिटिकल जस्टिस। 13 में 15 14 पब्लिकेशन पूछा जाएगा तो ये ईयर बिल्कुल सही है। का लेविएथन 100% सही है, बट ये सही नहीं है, ये 1793 ऐसे कहीं से 90% ये यही आंसर होना चाहिए। व्हाट डू यू से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर। फिर से वही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लगता है लेकिन होता नहीं है। एस्ट्रोफिल, एस्ट्रोफिल, फिलिप सिडनी, एसिडस, एडवर्ड किंग, एडोनाइस सैली, थाराइसिस, ए एच क्लो। क्या एरर है? पहले पैटर्न देख लीजिए, एस्ट्रोफिल का है स्पेंसर ने, लेकिन किसकी डेथ पर लिखा है? फिलिप सिडनी की। ऑथर कौन है? स्पेंसर। एसिडस एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा है और लिखा है मिल्टन ने। एडोनाइस सैली की डेथ पर नहीं, सैली ऑथर है, डेथ किसकी हुई है? कीट्स की। थराइसिस ऑथर एच क्लोक की डेथ पर लिखा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ये पैटर्न यहाँ पर चेंज होगा, एडोनाइस कीट्स की डेथ पर लिखा गया है 1821 में, और किसने लिखा है? सैली ने। तो ये मिसमैच है, बाकी में सिमिलरिटी यही चल रही है कि वर्क, इसको पेस्टोरल एलजी है एक्चुअली, ये सभी की सभी पेस्टोरल एलजी है, आपको हर हाल में याद रखनी होगी। द फोर ग्रेटेस्ट पेस्टोरल एलजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और कोई इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं हो। पॉइंट टू बी नोटेड माय व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड, greatest pastoral elegies of English literature, एस्ट्रोफिल, फिलिप सिडनी, स्पेंसर ने लिखी है उनकी डेथ पर। एसिडस 1637, एडवर्ड किंग की डेथ पर मिल्टन ने। एडोनाइस 1821, सैली ने कीट्स की डेथ पर। थराइसिस आर्थर एच क्लोक की डेथ पर 1861 में डेथ हुई थी, लेकिन ये लिखी थी उन्होंने 1866 में और ये पब्लिश हुई थी 1867 में। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट क्या था कि वहां पर कीट्स की डेथ पर लिखी है सैली ने, ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रेज द ब्लैक डेथ रेफर, कल क्वेश्चन है कि ब्लैक डेथ जो फ्रेज है वो किसको रेफर करता है? 100 ईयर वॉर को, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन को, द प्लेग ऑफ 1348-49 को, द वॉर ऑफ रोजेस को। इसको रेफर करता है ब्लैक डेथ। मेडाइवल पीरियड में प्लेग फ्रीक्वेंटली आता रहता था, और प्लेग के फैलने से एक बहुत सारी जनसंख्या प्रभावित हुई है, काफी डेथ हुई है, उसको नाम दिया गया है ब्लैक डेथ। द प्लेग ऑफ 1348-49 में जो प्लेग आया था स्पेशली उसको रेफर करता है द प्लेग। ईयर ना भी देंगे तो प्लेग ही को रेफर करता है ब्लैक डेथ। होली सोनेट इज ए वर्क रिटन बाय, होली सोनेट, यस, होली सोनेट एक कलेक्शन है, लेकिन ये किसका कलेक्शन आपको बताना है? शेक्सपियर का तो द सोनेट्स ही था। शेक्सपियर सोनेट, जॉर्ज हर्बर्ट मेटाफिजिकल, लंदन मेटाफिजिकल, सर फिलिप सिडनी। सेफर्टस कैलेंडर था इनके कलेक्शन का नाम। हॉली सोनेट, व्हाट डू यू से, बी या सी? बी या सी? जॉन डन की जो पोएम पढ़ते हैं, दैट कैनोनाइजेशन, वो सब इसी कलेक्शन में आते हैं, होली सोनेट, एंड दैट इज द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स बाय जॉन डन, वन ऑफ द फादर ऑफ द लीडिंग ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल स्कूल ये लीडर माने गए हैं। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज, एसेज ऑफ इलिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है टेबल टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज, लिखा है एसेज ऑफ इलिया तो आप जानते हैं, और चार्ल्स लैम्ब के हैं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज बोला गया है उनको, एंड फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन को। फिलहाल यहाँ टेबल टॉक एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, चार्ल्स लैम्ब का है, थॉमस मोर का है, विलियम हसलिट का है, थॉमस डिक्वेंसी। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर?
या डी? या डी? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। टेबल टॉप किसका कलेक्शन ऑफ एसेज है? सी या डी में से एक होगा। थॉमस डी क्वेंसी। थॉमस डी क्वेंसी 19th सेंचुरी। यस, रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वॉल्टर स्कॉट इज अ नॉवेलिस्ट। वॉल्टर स्कॉट पूछा है वो किस तरह के नॉवेलिस्ट थे? हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट थे, गॉथिक थे, रोमांटिक थे या साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट थे? नॉवेल्स के जोनर्स है उसके सभी के मास्टर्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, पिकारेस की नॉवल, गॉथिक नॉवल, ठीक है, साइंस फिक्शन, तो इसी तरह से प्रोलिटेरियल नॉवल। तो वॉल्टर स्कॉट कंटेम्परेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किस तरह के नॉवेलिस्ट थे? एक पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, ही कंसीडर्ड अमंग द पायनियर ऑफ रीजनल नॉवेलिस्ट। जो रीजनल नॉवेलिस्ट है उसमें ये पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक रीजन को अपने फिक्शंस में प्रेजेंट किया है। बट ओवरऑल अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं तो इसमें ये क्वेश्चन इजी दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्या आप प्रिपेयर है? हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है और हिस्ट्री पर बेस्ड उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं जिसके लिए उनको रिकॉग्निशन मिलता है। और नॉवेलिस्ट के साथ साथ वो ग्रेट पोएट भी थे। अब विलियम वर्ड्सवर्थ से उनकी 2 मीटिंग्स का डिस्कशन उनकी बायोग्राफी में किया गया है ड्यूरिंग हिज विजिट टू स्कॉटलैंड। 51, चार्ल्स डार्विन का एक वर्क है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट रिवोल्यूशनरी वर्क फॉर एंटायर वर्ल्ड एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर। ओरिजिन ऑफ स्पीच वाज पब्लिश्ड इन 19th सेंचुरी में पब्लिश हुआ था। 19th सेंचुरी से बहुत सारे क्वेश्चन डीएसएसपी के एग्जाम में आने वाले हैं, यूटी के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी से डेफिनेटली फॉर यूपी इंग्लिश लेक्चरर पीजी के एग्जाम में इसमें बहुत सारे उत्तर जो है वो 19th सेंचुरी से कवर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो हिस्ट्री और मेजर वर्क्स और उनके पब्लिकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्या आपने प्रिपेयर किया है इस क्वेश्चन को? ऑप्शंस बहुत क्लोज दिया है, 58, 59, 67। ठीक है, 1857 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी और उससे ठीक 2 साल बाद ये वर्क पब्लिश हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो क्रिएचर अपने आप को एडजस्ट करेंगे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग दे विल सर्वाइव, और वहां से निकल कर आया था फॉर्मूला द फिटेस्ट विल सर्वाइव, कि आज भी अप्लाई होता है। द फिटेस्ट विल सर्वाइव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में दी थी, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 52, शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट। जी, वर्क है शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट इज एन एस्से बाय, किसके द्वारा लिखा गया एक एस्से है और ये एक रियल घटना पर बेस्ड है। रियल घटना इंसिडेंट पर बेस्ड है। एजी गार्डिनर, ईवी लुकास, जॉर्ज ऑरवेल और मैकाले। हु इज द ऑथर ऑफ दिस? ठीक है, इंडिया का नेबर कंट्री है म्यांमार, वहां पर एक रियल इंसिडेंट हुई थी और एलिफेंट उनके लिए पूजनीय होते हैं। आप थाईलैंड जाओगे कहीं भी जाएंगे तो एलिफेंट उनके लिए एक धरोहर है, और किसी एलिफेंट को अगर आप शूट करेंगे तो वहाँ की पब्लिक आपके साथ कैसा रिएक्ट करेगी, वो सारे इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट को यहाँ पर प्रेजेंट किया है जॉर्ज ऑरवेल ने अपने इस वर्क में, शूटिंग ऑफ एन एलिफेंट। जरूर आपके सीयूटी और डीएसएसबी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एन एसे ऑन मिल्टन वाज रिटन बाय, टाइटल है ऑन मिल्टन। ऑन शेक्सपियर एक पोयम है जो मिल्टन ने लिखी है, और ऑन मिल्टन एक एसे है, वो किसने लिखा है उसको थोड़ा आपसे पूछा जा रहा है। आर यू प्रिपेयर? सॉरी, थॉमस कार्लाइल, सैमुअल जॉनसन, विलियम हजलिट एंड टी ई मैकाले। कोई मैकाले हैं, को डिस्पैच किया था इन्होंने। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था, इंग्लिश को रिकमेंड किया था, फिल्टर थ्योरी दी थी कि एजुकेशन ऊपर से नीचे तक आ जाएगी, ऊपर के वर्ग से नीचे के लोगों तक आ जाएगी, और उन्होंने ये वैसे लिखा था
मैकाले का ही वर्क है ऑन मिल्टन। कवेलियर पोएट सपोर्टेड, कवेलियर पोएट वर एक्टिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, और दो ग्रुप बने हुए थे, इनफैक्ट तीन तरह की पोएट्री वहां उस अर्ली 17th सेंचुरी में लिखी गई, कैवेलियर पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री एंड प्यूरिटन पोएट्री मिल्टन के ग्रुप के द्वारा। और कैवेलियर पोएट सपोर्ट करते थे चार्ल्स को। कैवेलियर का मतलब ही क्या होता है, घुड़सवार होता है, कोर्ट होता है, सिविलिटी होता है, तो वो कोर्ट को सपोर्ट करते थे। उस कोर्ट के हेड कौन थे, राजा कौन थे, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट नहीं, चार्ल्स लेकिन 1660 में राजा बने थे रिस्टोरेशन में। क्रोमवेल, क्रोमवेल कौन थे, पार्लियामेंट्री हेड थे और वो प्यूरिटन्स के हेड थे, और जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, पार्लियामेंट का शासन था, उसके लीडर थे ओलिवर क्रोमवेल। तो कवेलियर पोएट्स वर अगेंस्ट टू द प्यूरिटन्स पोएट, जॉन मिल्टन के एंटी थे, वो उस तरह से लिखते थे। ये कैथोलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, और जहां मिल्टन कैथोलिज्म चर्च सिस्टम में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अल्टीमेटली 1649 में उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर पार्लियामेंट का शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, राजा की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, बिहेड कर दिया गया था, और पार्लियामेंट का शासन स्टार्ट हो गया था। कब से कब तक चला, 1649 से 1660 तक। इस पीरियड को किस नाम से जानते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पीरियड को कॉमनवेल्थ के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। 55 एन ओल्ड मैन एंड द सी, अच्छा वर्क है। मेनोलिन एक कैरेक्टर का नाम है, और वो कैरेक्टर कौन है, क्या वो फिश है, प्रोटोगोनिस्ट है, यंग बॉय ऑन बीच है, या फिर एक शहर का नाम है। ओल्ड मैन एंड द सी जो नोवेल आपने जरूर पढ़ा होगा, ओल्ड हीरो का कंसेप्ट प्रेजेंट करता है। ऐसे एक ओल्ड मैन, 80 ईयर का ओल्ड मैन अपने इरादों को नहीं छोड़ता, इतनी बड़ी एक मछली को पकड़कर जरूर लाता है, हालांकि मछली नहीं, केवल उसके कंकाल ही किनारे तक आती है, बट उसकी डिटर्मिनेशन को प्रेजेंट करता है। तो कोड हीरो का कंसेप्ट है। तो मेलोनिन इज द नाम ऑफ, यस, द यंग बॉय हु सपोर्टेड द ओल्ड मैन ऑन द बीच, वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम। अंकल टॉम्स कैबिन, अंकल टॉम कैबिन ये किस तरह का वर्क है, ये भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये किसका वर्क है, रिटन बाय हेनरी जेम्स, मार्क ट्वेन, हैरियट ब्रीचर स्टोव, या जेन ऑस्टिन का वर्क है। व्हाट डू यू से, इट फास्ट। यू आर ऑप्टिंग ऑप्शन नंबर सी, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हैरियट ब्रीचर का ये वर्क है अंकल टॉम्स केबिन। और किस तरह का वर्क है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी, यस, यदि कंसेप्ट हाइपर रियलिटी आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाइपर रियलिटी जो रियलिटी को कवर कर ले, जो रियलिटी को कवर कर ले, रियलिटी से कोई चीज अच्छी हो सकती है, नीचे हो सकती है, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना। ठीक है, आज आप 2024 के इस एज में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आप उसको सच मान रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो रियलिटी नहीं, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ कवर है, जिसको बोला जा रहा है हाइपर रियलिटी के। रिलेशंस किस तरह से दिख रहे हैं, रिलेशंस किस तरह से दिख रहे हैं, फेस पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो हाइपर रियलिटी है, रियलिटी में वो कुछ और है। अगर रियलिटी जानोगे उन रिलेशंस की, ठीक है। आपको आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में दिखाई जा रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में नहीं, न्यूज़पेपर आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, तो क्या वो रियलिटी है, नहीं, आपकी आंखों पर एक चश्मा कवर चढ़ा दिया गया है और आप उसी को सच माने जा रहे हैं। तो यही होता है हाइपर रियलिटी। आई एम ट्राई टू मेकिंग यू एक्सप्लेन व्हाट इज हाइपर रियलिटी, जो रियलिटी के ऊपर रियलिटी को कवर कर ले, चाहे वो उससे अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना। तो हाइपर रियलिटी का कंसेप्ट किसने दिया, लिटरेचर में चलता है। तो इसका आंसर होगा लुकास, जॉन बोल्डियार्ड, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लुइस। ओके, यस, बी करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है। जॉन बोल्डियार्ड जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका एक कंसेप्ट था, जॉन बोल्डियार्ड ने दिया है हाइपर रियलिटी। सैड पोएट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। पोएट्री को डिफाइन किया है कि पोएट्री वो है, अगर आप ट्रांसलेट करोगे, उसको ट्रांसलेशन करोगे, वो खो जाएगी। ऐसी डेफिनेशन किसने दी है।
से आप उसकी क्योंकि ये तो हो सकता है वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुलिंग, आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो खो जाएगी। हम्म? तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आई है। अर्नोल्ड ने क्या बोला है कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर सिचुएशन। तो पोएट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, हो जाती है, ठीक है। अगर वो नेचुरल ना हो तो वो कोई पोएट्री थोड़ा ही है। किसका किसने बोला है, सैली ने या कीट्स ने? वर्ड्सवर्थ, ड्राइटन, रॉबर्ट फ्रोस्ट, इलियट, रॉबर्ट फ्रोस्ट का मानना है कि पोएट्री इज व्हाट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में खो जाए उसी को पोएट्री कहते हैं। मतलब खोने मतलब बदल जाती है, इसका मीनिंग बदल जाता है, भाव बदल जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि पोएट्री कोई वर्ड्स का एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो इमोशंस और फीलिंग्स और इनर फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है। तो ट्रांसलेशन करोगे तो वो इमोशंस तो ट्रांसलेट नहीं हो सकते ना, तो डिसअपियर होने से मतलब वो चेंज हो जाने से। हु डिफाइन पोएट्री एज द स्पीकिंग पिक्चर? यस, आपको ये नहीं पता तो इट मीन्स आपको बहुत कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। किसने पोएट्री को क्या डिफाइन किया है? तो स्पीकिंग पिक्चर किसने बोला है? सर फिलिप सिडनी, मैथ्यू अर्नोल्ड, पीपी सैलेन, इलियट सभी क्रिटिकल थिंकिंग से बिलोंग करते हैं, क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। एंड सर फिलिप सिडनी, फैंस ऑफ पोएसी, इन्होंने बोला है स्पीकिंग पिक्चर, पोएट्री को एक स्पीकिंग पिक्चर बोला है। क्या स्पीकिंग पिक्चर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक लिविंग थिंग, पोएट्री क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो इसको बोला है स्पीकिंग पिक्चर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हु डिफाइंस पोएट्री एज मिमेटिक? मिमेटिक मींस इमिटेशन। हाँ, पोएट्री इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन, इमिटेशन ऑफ लाइफ। पोएट्री इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ। एक्शन का इमिटेशन है, एम एच अब्राम्स का है, ये रिचर्ड्स का, एरिस्टोटल का है या प्लेटो का है? प्लेटो ने तो उसको टू लेवल पर फॉल्स बोला है, लेवल पर फॉल्स बोला है। एरिस्टोटल का ऐसा मानना था कि अपने वर्क पोएटिक्स में उसको कहा कि पोएट्री इज मिमेटिक बिकॉज इट इज द इमिटेशन ऑफ लाइफ। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कोड का आइडिया कि हमें किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी है, किस एरिया से हमें ये चीजें प्रिपेयर नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई बॉटम या टॉप नहीं होगा, वहां पर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका जो सिलेबस है कैन एनालाइज, तो बी रेडी। अगर यहाँ पर आपका स्कोर 18 है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर आप 15 बिलो है तो यू नीड टू बी फोकस एंड गिव मोर टाइम, स्पेंड मोर टाइम रीडिंग अ गुड लिटरेचर। थैंक यू एवरीवन।